हेलो फ्रेंड्स, प्रायः सभी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को काउंट करने के लिए जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम इन सब को ध्यान में रखती हैं। परंतु एक कंट्री ऐसा है जो कि अपनी इकोनॉमी को जीडीपी में काउंट नहीं करता है, और वो कंट्री हमारा पड़ोसी भूटान है। ठीक है, तो भूटान जो है जीडीपी काउंट नहीं करता है, तो जीडीपी की जगह पर वो क्या काउंट करता है? तो इसका सिंपली जवाब है कि वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस अर्थात जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को वो काउंट करता है और इसको अपना वो इंडेक्स बनाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक डिबेटेबल टॉपिक उठाते हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक वृद्धि हमारा जो है ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, अर्थात मात्रात्मक इसमें हम लोग देखते हैं, यानी कि मात्रा के रूप में क्वांटिटी देखते हैं कि भाई हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी। ठीक है, यानी कि हमने कितना ग्रोथ किया, तो पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, जीडीपी कितनी बढ़ी, इन सब चीज़ों को हम लोग क्वांटिटेटिव कंसेप्ट में रखते हैं। अब इसके बाद जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, अर्थात इसमें मात्रात्मक तो रखते ही हैं, साथ साथ गुणात्मक भी रखते हैं। तो ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही कंसेप्ट हो जाता है। कौन सा? तो आर्थिक विकास, अर्थात विकास जो है वो चहुमुखी है, गुणात्मक भी हम ले रहे हैं और मात्रात्मक भी ले रहे हैं। लेकिन आर्थिक वृद्धि जो है इसमें केवल हम लोग मात्रात्मक ले रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग डिजिट में काउंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी ग्रोथ की। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आगे चल करके जीएनएच का कंसेप्ट आया, अर्थात ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। तो भूटान जो है वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ये काउंट करता है। और अगर हम लोग देखें तो 1960 तक गल्फ़ कंट्री जो हैं वहाँ पर आर्थिक वृद्धि काफ़ी ज़्यादा थी, पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड हैबिट्स ये सब काफ़ी लो था। तो इस वजह से उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था अर्थात जीवन प्रत्याशा जो थी वो काफ़ी कम थी। तो इसी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट आगे आया। गल्फ़ कंट्रीज में आर्थिक वृद्धि काफ़ी ज़्यादा थी, 1960 तक उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा थी। इनकम ज़्यादा होने के बावजूद उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से वहाँ पर हम आर्थिक वृद्धि देखे थे लेकिन आर्थिक विकास नहीं देखे थे। तो इसी आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भूटान जो है वो अपने लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट लेकर के आया, अर्थात इसमें जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चीज़ों को देखता है। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है, कल्चरल फैक्टर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा, कल्चरल आ जाएगा, हेल्थ आएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में काउंट किया जाता है। तो ये हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही अप्रोच हो जाता है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा एक ये हम लोग याद रख लेते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि जीडीपी के मामले में इंडिया जो है वर्ल्ड में 5th कंट्रीज है। ठीक है, हमने अभी अभी देखा था कि जीडीपी के मामले में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 5th है, यानी कि 5th रैंक इन द वर्ल्ड। विश्व में 5वां स्थान जीडीपी के मामले में। ठीक है, अर्थात हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पर है वर्ल्ड में, और 2025 तक 3rd पोजीशन पर आने का अनुमान है। तो ये जो है हमारी ग्रोथ दिखला रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखला रही है, ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब इसका मे बी के आपके मेंस एग्जाम में क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह दे दे इस पर, तो वहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने होंगे, चूँकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1-2 अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप मेंस में पुटअप करते हैं तो ये आपके
अच्छे मार्क्स को कैचअप करता है। तो यहाँ पर आप अगर क्रिटिकल एनालिसिस पूछता है तो वहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, पर कैपिटा इनकम दिखाइए कि जीडीपी भले ही हमारी 5th पोजीशन पर है लेकिन हम पर कैपिटा इनकम के मामले में काफ़ी नीचे हैं, और पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम लोग 139th 139वें पोजीशन पर हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको आप मेंस में पुटअप कर सकते हैं। 139th 139वां स्थान प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि परचेजिंग पावर पेरिटी, क्रय शक्ति समता, ठीक है। क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पेरिटी के मामले में हम लोग 3rd पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो ये क्रय शक्ति समता क्या होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको अगर पीटी में पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट पोजीशन पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग 3rd पोजीशन पर हैं क्रय शक्ति समता के मामले में। बट याद रखने के लिए अगर समझ जाए तो याद रखना आसान होता है। तो क्रय शक्ति समता होता क्या है, सपोज कीजिए कि हमें कुछ गुड्स खरीदना है, कुछ आइटम्स खरीदने हैं, तो उन आइटम्स को हम लोग इंडिया में कितने रुपए में खरीद रहे हैं और उसी आइटम्स को हम लोग यूएस में कितने डॉलर में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारी क्रय शक्ति क्षमता। तो इसमें हम लोग एक आइटम्स नहीं लेते हैं, लगभग 200 आइटम्स को हम लोग काउंट करते हैं। तो जैसे कि अब सपोज कीजिए तो इंडिया में हमें क्या वेजिटेबल सस्ते मिल जाएंगे, यूएस में ये महंगा होगा, फिर फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे, तो लेबर वगैरह यहाँ पर चीप है यूएसए के मामले में, तो ये सब चीज़ें चीप हो जाती हैं। और वहीं जब हम लोग टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से आते हैं तो वो सब चीज़ें अमेरिका में चीप हो जाती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि प्लेन अगर देखें तो एरोप्लेन की प्राइस जो है वो अमेरिका में कम होगी, इंडिया में ज़्यादा होगी। कंप्यूटर वगैरह या फिर मोबाइल वगैरह वहाँ पे सस्ते हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब एवरेज निकाला जाता है तो फिर हम आ जाते हैं 3rd पोजीशन पे, ठीक है। आई थिंक आपको परचेजिंग पावर पेरिटी क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है हमारा परचेजिंग पावर पेरिटी। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, आईकॉर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये आपका यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यूपीएससी में जब पूछ चुका है तो मे बी कि स्टेट पीसीएस वगैरह में भी दे दे। तो इसमें काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट इसका कंसेप्ट क्या है वो एक बार पहले हम समझते हैं, फिर फैक्ट्स पर हम आएंगे। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अर्थात कि जीडीपी में हमें 1% की बढ़ोतरी अगर करनी है, जीडीपी के आउटपुट में अगर 1% की बढ़ोतरी करनी है तो हमें जीडीपी का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि जीडीपी में हमें 1% की बढ़ोतरी करनी है, ठीक है। तो 1% की बढ़ोतरी करने के लिए हमें अपने करेंट जीडीपी का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना होगा कि हमारा आउटपुट जो है वो 1% से बढ़ जाए। तो ये होता है हमारा आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सपोज कीजिए कि 1% हमें बढ़ोतरी करनी है और 1% की बढ़ोतरी के लिए हमें अपने 15% जीडीपी का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अर्थात हम 15% करेंट जीडीपी अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जीडीपी का आउटपुट जो है वो 1% से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आयकर होगा वो 15 होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर किसी अदर कंट्री का 1% जीडीपी अगर 10% इन्वेस्टमेंट पर बढ़ रहा है, अर्थात वो 10% जीडीपी अपना इन्वेस्ट कर रही है तो उसका आउटपुट 1% से बढ़ जा रहा है, तो उसका आयकर 10 होगा, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाता है। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि लोअर द आयकर, अर्थात जितना आयकर कम रहेगा उस कंट्री की कंडीशन उतनी बेहतर होगी। अर्थात वो अपना 1% गेन कम इनपुट पे गेन कर रहा है,
1% का आउटपुट जो है वो कम ही इनपुट पे गेन कर रहा है, तो ये इसका बेटर कंडीशन दिखा रहा है। अर्थात जितना आयकर कम होगा उतना बेहतर कंडीशन होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आयकर अगर कम होता है तो कंट्री की पोजीशन जो है वो बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यूपीएससी में पूछा गया था। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आयकर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आयकर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चॉइस ऑफ इंडस्ट्री, अर्थात किस तरीके का इंडस्ट्री हम लोग ये कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर का आयकर ये होता है। सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लो होता है, आउटपुट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो या फिर आप किसी भी तरीके का इंडस्ट्री में भी देख लीजिए, तो जिस इंडस्ट्री में कम लागत पर हम लोग आउटपुट को गेन कर सकें, तो कम लागत वाली इंडस्ट्री जो है वो हमारा हाई रैंकिंग को दिखलाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम एंड कॉस्ट, अर्थात समय और मूल्य दोनों को कंपैरिजन करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि किसी प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने में अगर 20 साल लगा रहे हैं और वहीं पर कोई अदर कंट्री 2 साल में उस प्रोजेक्ट को बना रही है, तो फिर 20 साल वाले कंट्री के आयकर जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, और जो कम समय में उसी आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है उसका आयकर अच्छा होगा, उस कंट्री की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। तो ये होता है हमारा आयकर का किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जितना आयकर कम होगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होगा जिस कंट्री का, उस कंट्री की कंडीशन उतनी बेहतर मानी जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मनी एंड बैंकिंग पर हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा मनी और बैंकिंग का होगा। ओके, थैंक यू।